या वैरायटी भी बोलते ही हैं। आम बोलचाल की भाषा में जंतु कहना भी अनुचित नहीं होगा। मैं इस प्रजाति की बात नहीं कर रहा जिनके साथ इन दिनों बहुत बुरा बर्ताव होता है। इसकी शुरुआत दिल्ली से ही हुई थी। बंदरों को भगाने का फोर्स्ड माइग्रेशन, बलात् माइग्रेशन दिल्ली की देन है और अब इसे हिमाचल और उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। इस प्रजाति के साथ कितना अत्याचार हुआ है, हो रहा है, इस पर किसी का दिल नहीं पिघलता है। लेकिन इसी तरह की दिखने वाली प्रजाति एप या प्राइमेट से बनते बिगड़ते आज के मनुष्य यहां तक पहुंचे हैं। पहले 4 पांव पर चलने वाला इन दिनों 2 पांव पर चलता है। इसे वैज्ञानिक तरीके से डार्विन ने ही समझाया कि क्यों होता है। चार्ल्स डार्विन 1809 में पैदा हुए। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन से मानव और अन्य प्रजातियों की विकास यात्रा के बारे में समझाया। नेचुरल सिलेक्शन केवल जीव विज्ञान ही नहीं, हमारे रोजमर्रा के काम में भी आधुनिक नजरिया का दरवाजा बन गया है। आज भी नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, मगर कुछ लोग जबरन सिलेक्शन भी करवा रहे हैं। कोचिंग के जरिए अधिकारी बनवा रहे हैं, रगड़ रगड़ के उन्हें योग्य बना रहे हैं। इस पोस्टर में सिलेक्शन क्रांति लिखा है। फ्रांस और रूस की क्रांति के बाद पटना में सिलेक्शन क्रांति हो रही है, मगर 10वीं की विज्ञान की किताब से डार्विन के इस सिद्धांत को हटा दिया गया है। हम एक ऐसे ही समय में रह रहे हैं जहां वैज्ञानिक चेतना और गोबर चेतना में कौन श्रेष्ठ है, इसका फैसला करने की हिम्मत तो मैं नहीं कर सकता। बात हिम्मत की नहीं है, टाइम खराब होता है। अब मैं एक ऐसे प्रजाति की खोज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में चार्ल्स डार्विन को भी पता नहीं था। मुझे भी संयोग से ही पता चल गया। यह वो प्रजाति है जो स्कूल और कॉलेज के कोर्स कमेटियों में पाई जाती है। इन दिनों इसका मुख्य काम है पश्चिम की सभ्यता को पछाड़कर भारत की सभ्यता की सर्वोच्चता और उसके गौरव को स्थापित करना। इनके हिसाब से विज्ञान की हर दूसरी तीसरी चीज जिसे आप जानते हैं, चाहे प्लास्टिक सर्जरी हो या हवाई जहाज या टीवी, ये सब हमने उस अतीत में हासिल कर लिया था, बस उसका जीवाश्म नहीं मिलता है। मुझे इस बहस में भी नहीं पड़ना है। भारत की अपनी उपलब्धियां कम शानदार नहीं हैं, मगर उन्हें लेकर पश्चिम से कुंठा पाल लेने का तुक भी नहीं। तब जब हर साल लाखों लोग इस देश को छोड़ देते हैं, दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं। जाति की बात कर रहा हूं, उसका मेन काम है गर्व करना और करवाना। भारत में गर्व के नाम पर कुंठा वितरण के इस राजनीतिक कार्यक्रम के 100 साल होने जा रहे हैं। अपने राजनीतिक मकसद के लिए इन लोगों ने भारत की सभ्यता के गौरव का ऐसा दोहन किया है कि आदमी भूल गया है कि किस पर गर्व करना है और किस पे नहीं। एक पे गर्व कर उठता है, दूसरा गर्व सामने आ जाता है। ये लोग हमेशा गर्व की मुद्रा में रहते हैं, मगर काम ऐसा करते हैं कि आपको गर्व से ही ऊब हो जाए, बोरियत हो जाए। इन कोर्स कमेटियों में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि पश्चिम की सभ्यता से भारत की सभ्यता के बीच जंग छिड़ी हुई है। जिस हॉल में इन मुद्दों पर सेमिनार होता है, उस हॉल में सारी चीजें पश्चिम की तकनीक की होती हैं। हाफ पैंट से लेकर अब फुल पैंट भी, कार से लेकर माइक और सेलफोन भी। इनके काम के केंद्र में धर्म होता है, मगर अधर्म की रक्षा में जान तक दे देते हैं। इस प्रजाति को नहीं खोज पाने के कारण मैं मानता हूं कि चार्ल्स डार्विन भले ही 30 मार खां होंगे, मगर दूरदर्शी नहीं कहे जा सकते हैं। इस प्रजाति ने 10वीं की कक्षा से डार्विन की थ्योरी को निकलवाकर बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। हमने शुरुआत में बंदरों की तस्वीर दिखाई। अमेरिका में एक ट्रायल चला जिसे जॉन स्कोप्स मंकी ट्रायल के नाम से जाना जाता है। 20वीं सदी का बहुचर्चित मुकदमा था। जिस कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, वहां 1000 लोग जमा हो जाते थे और 100 से अधिक रिपोर्टर। इतनी भीड़ होती थी कि गर्मी के कारण कोर्ट के बाहर सुनवाई करनी पड़ी। हर अखबार की यह लीड खबर हुआ करती थी। मार्च 1925 में अमेरिका के टेनेसी प्रांत ने कानून पास कर दिया कि किसी भी कक्षा में डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी को नहीं पढ़ाया जाएगा। ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी जो बाइबल में दर्ज इंसान की उत्पत्ति की मान्यता को चुनौती दे दे। अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन ने भी ऐलान कर दिया कि जिसे भी इस कानून के तहत सजा मिलेगी, उसका मुकदमा ACLU की तरफ से लड़ा जाएगा। 24 साल के शिक्षक स्कोप्स ने पढ़ाने का फैसला कर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ACLU ने कहा कि टेनेसी कानून संविधान विरोधी है, क्योंकि सार्वजनिक संस्थाओं में इसने बाइबल को ही सत्य का मानक बना दिया है। मन की बात का 100 एपिसोड हो गया तो उसका जश्न इस तरह से मनाया गया जैसे इतिहास रच दिया गया हो।
हम जिस स्कोप्स मंकी ट्रायल की बात कर रहे हैं उसका रेडियो पर सीधा प्रसारण हुआ करता था और यह अपने आप में एक इतिहास है। स्कोप्स मंकी ट्रायल को सीधा प्रसारण होने वाला पहला मुकदमा कहा जाता है। राज्य की तरफ से वकील थे विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जो 3 बार अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके थे, और स्कोप्स की तरफ से क्लैरेंस डैरो दलील दे रहे थे। इस मुकदमे को सदी का मुकदमा कहा जाता है। जेनिंग्स की दलील थी कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई ये बाइबिल में लिखा है और जो बाइबिल में लिखा है वही सही है। इस बात को लेकर कोर्ट में इतनी बहस हो गई कि बात कानून की धारा से निकलकर जनता की अदालत और आस्था की दुकानों में पहुंच गई। अमेरिका में यह दुकान खुली हुई है आज भी। अदालत ने जॉन स्कोप्स को दोषी पाया और $100 का जुर्माना लगा दिया। इस हार में डार्विन की बड़ी जीत छिपी थी। प्रेस ने लिखा था कि ब्रायन भले मुकदमा जीत गए लेकिन तर्क हार गए। हारने वाले पक्ष ने अपनी हार का फायदा उठाया और डार्विन के सिद्धांत का खूब प्रचार प्रसार किया। जरूर 40 साल तक टेनेसी में इवोल्यूशन की पढ़ाई नहीं हुई और दूसरे प्रांत आर्कांसा और मिसिसिपी में भी डार्विन की थ्योरी को बैन कर दिया गया। तब एक बार फिर एक महिला ने चुनौती दी कोर्ट में। 1968 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कांसा के कानून को असंवैधानिक करार दिया। 1967 से टेनेसी में भी इवोल्यूशन की पढ़ाई पर से बैन हटा दिया गया। भारत में ऐसा खास नहीं हुआ। यहां ईसाई समुदाय ने मोर्चा नहीं खोला। अमेरिका जो मूर्खता 1920 में कर रहा था वो हम 2023 में कर रहे हैं। दुख की बात है कि इसमें भी हम पश्चिम से 100 साल से ज्यादा पीछे रह गए। डार्विन को पता था कि उनकी इस बात को धर्म और कर्मकांड में यकीन रखने वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए वे अपनी थ्योरी को छोटे से वैज्ञानिकों के समूह में घुमाते रहे और जनता के व्यापक समूह के लिए प्रकाशित करने में उन्हें 20 साल लग गए। इंग्लैंड से पूरे यूरोप और अमेरिका तक में उनकी थ्योरी को लेकर धर्मावलंबियों और वैज्ञानिक चेतना वालों के बीच बहस छिड़ जाती है। अमेरिका में तो अब भी बहस हो जाती है। 21वीं सदी के कई राष्ट्रपति चुनावों में डार्विन का मुद्दा छा गया था। उधर भारत में 2018 में ही इसे हटाने के लिए तब के मानव संसाधन राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह ने बयान दिया था। बीजेपी के सांसद सत्यपाल सिंह ने यहां तक कह दिया कि डार्विन का सिद्धांत वैज्ञानिक तरीके से गलत था। उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी भी बंदर को आदमी बनते नहीं देखा होता तो किसी ने बोला होता, किसी ने लिखा होता। हमने जो किताबें पढ़ी हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने इसका जिक्र किया है। जब से धरती पर आदमी देखा गया है वो आदमी ही था। डार्विन की थ्योरी को कोर्स से हटा देना चाहिए, सत्यपाल सिंह ने कहा था। अब इनके पूर्वजों ने नहीं देखा और देखा तो इन्हें नहीं बोला। इस आधार पर डार्विन की थ्योरी को चुनौती दे रहे थे। ऐसे लोगों को लेकर अगर भारत अब विश्व गुरु नहीं बनेगा तो कब बनेगा? किसी ने नहीं देखा, बात में तो बहुत दम है सत्यपाल सिंह जी की बात में। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में डॉक्टरों की एक सभा को संबोधित करते हुए कह दिया कि गणेश जी के सर पर हाथी का सर लगाने वाला कोई सर्जन रहा होगा जिसने प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की होगी। यह भी बताया कि महाभारत में कर्ण का मां की कोख के बाहर पैदा होना बताता है कि उस समय जेनेटिक साइंस की जानकारी रही होगी। सोचिए, सालों साल पढ़ाई करके डॉक्टर बने उन श्रोताओं को यह सब जानकर कितनी प्रेरणा मिल गई होगी। प्रधानमंत्री ने तब कहा था कि हम ऐसा देश हैं जिसके पास ये सब उपलब्धियां थी और हमें जरूरत है कि इन्हें वापस। चल रही सरकार ने डार्विन को हटाकर जो काम किया है वो भी कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस जीत पर अगर आप गर्व नहीं कर रहे हैं तो बेसिक प्रॉब्लम है। मेरा कहना है कि जब इस देश में विज्ञान पढ़े बिना ही वैज्ञानिक बना जा सकता है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया जा सकता है, तो विज्ञान की पढ़ाई होनी ही क्यों चाहिए? है कि नहीं? कमाल की बात। पिछले 9 साल में हमने यही तो हासिल किया है। इसीलिए मैं इसे कभी मूर्खता नहीं कहता बल्कि इसे नई विद्वता कहता हूं। ऐसा नहीं है कि अतीत की उपलब्धियां शानदार नहीं है हमारी, मगर अतीत की उपलब्धियों के प्रति केवल गर्व ही नहीं किया जाता है, नॉर्मल भी रहा जाता है। मगर परिवार से लेकर सरकार तक की यही ट्रेनिंग हो गई है, गर्व करना है। हर साल 10वीं में कोई ना कोई टॉप करता है, लेकिन हर साल फिर से वही गर्व दोहराया जाता है। बच्चा भी कहता है गर्व हो रहा है। किसी भी समाज में गर्व का इतना रिपीटेशन दोहराव मैंने नहीं देखा। खैर, जिस डार्विन के कारण भी रैशनैलिटी आई, आधुनिकता का दौर आया,
अब उन्हें ही कोर्स को रैशनल करने के नाम पर पैदल कर दिया गया है। 1800 वैज्ञानिकों ने अपने हस्ताक्षर के साथ इसके विरोध में पत्र लिखा है। इसमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER और IIT से लेकर तमाम संस्थानों में काम करने वाले वैज्ञानिक हैं। विज्ञान पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। केवल डार्विन की थ्योरी हटाने को लेकर ही नहीं, विज्ञान से अन्य विषयों को हटाने के विरोध में भी पत्र लिखा गया है। डिटेल आप देख लें। इन वैज्ञानिकों का मानना है कि इवोल्यूशन की प्रक्रिया को समझना हर छात्र के लिए बहुत जरूरी है, या केवल जीव विज्ञान के लिए नहीं बल्कि दुनिया को समझने के लिए जरूरी है। 1800 वैज्ञानिकों ने पत्र लिख तो दिया, मगर उनकी सुन कौन रहा है? वैज्ञानिकों ने तो यहां तक लिखा है कि डार्विन के सहारे हम महामारियों के चरण को भी समझ सकते हैं। यह सुनकर तो लोग फिर कहेंगे, अच्छा अब कुछ समझना नहीं है। हमें देखना होगा कि आज का समाज कैसा है, पहले देख लीजिए। यह वो समाज है जिसकी आंखों के सामने ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए, और इसने यह तर्क मान लिया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। डार्विन को हटा देंगे तो विज्ञान की अलग अलग शाखाओं में प्राकृतिक चयन और विकास की यात्राओं को समझ नहीं पाएंगे। मामला केवल हटाने का नहीं है, तिरस्कार का भी है। यह भी तो नहीं कहा गया है कि जब महामारी का असर खत्म होगा, उसका दौर खत्म होगा, तब कोर्स में डार्विन की वापसी हो जाएगी। 1800 वैज्ञानिक विरोध कर रहे हैं कि डार्विन को कोर्स से हटाना गलत है, मगर इसरो, जिसे हम वैज्ञानिकों की संस्था ही मानते हैं, उसके ट्विटर हैंडल पर 2 ट्वीट ऐसे दिखे जिसे आप डार्विन के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चलकर इसरो का इवोल्यूशन किस रूप में होने वाला है। अभी इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल से मुद्रा लोन का प्रचार किया, मुद्रा लोन के फायदे गिनाए। इसरो ने मन की बात के 100वें एपिसोड के ट्वीट को रीट्वीट भी किया है। जल्दी ही इसरो के वैज्ञानिक मन की बात सुनते हुए देखे जाएंगे। इसमें लिखा है कि याद करते हैं कि मन की बात ने प्रधानमंत्री ने इसरो को लेकर क्या क्या कहा है। वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए डार्विन जरूरी है, मगर इसरो वालों के लिए मन की बात क्यों जरूरी है? यह कौन सा इवोल्यूशन है, मैं समझना चाहता हूं। क्या यह भी ट्वीट आ सकता है कि अब किसे वोट देना है? प्रचार करना भी तो वैज्ञानिक काम है, उसमें साइंस का इस्तेमाल तो होता ही है, मगर डार्विन को साइंस तक सीमित करना उचित नहीं होगा। गणेश देवी जी को आप सुनिए। फिजिक्स में न्यूटन की जो जगह है वह शरीर शास्त्र में चार्ल्स डार्विन की है। उन्होंने पूरे विश्व को एक सूत्र में लाने के लिए उत्क्रांति का सिद्धांत जो रखा है वो बहुत उपयोगी है। उसमें हर प्रजाति दूसरे प्रजाति के साथ जुड़ी है। अन्य अलग अलग प्रजातियों की शुरुआत एक साथ ही होती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ये उन्होंने दिखाया। उनके उत्क्रांति सिद्धांत के पहले उन्होंने बिगल नाम के जहाज पे जो प्रवास किया था, यात्रा की थी लगभग 5 साल तक कैप्टन फिजरॉय के नेतृत्व में। उसके बारे में उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द वॉयेज ऑफ बिगल नाम से, और उसमें बहुत खूबसूरत वर्णन अन्य विविध प्रजातियों का, वनस्पतियों का, प्राणियों का था। उसमें उनकी आकृतियां भी उन्होंने निकाली थी। और इस किताब को उस समय के 1840 के समय के इंग्लैंड के और अन्य देशों के पाठक बहुत चाहते थे। बार बार उसकी आवृत्तियां निकाली गई थी। चार्ल्स डार्विन ने जो उत्क्रांति का सिद्धांत रखा है उसमें केवल सतत शुरू रहती उत्क्रांति इतना ही नहीं है, लेकिन एक नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया, और उसमें जो प्राणी, जो प्रजाति एडाप्टेशन करती है, अपने को बदलती रहती है, उसके बारे में काफी चर्चा थी। और जो प्रजाति एडाप्टेशन नहीं करेगी, नए स्थिति में नए तरीके नहीं अपनाएगी, उसका अस्तित्व का अंत हो जाएगा, ये भी उन्होंने दर्शाया था। पूरे विश्व के सभी प्रजातियों को लेके ये रचा गया सिद्धांत, ये आधुनिक दुनिया के बहुत सारे शास्त्रों का, ज्ञान प्रकारों का फाउंडेशन बना हुआ सिद्धांत है। आधुनिक मेडिसिन, आधुनिक शरीर शास्त्र, बायोलॉजी, जूलॉजी, इवन साइकोलॉजी तक डार्विन के थ्योरी का बहुत महत्व है। इसके साथ साथ डार्विन ने जो सिद्धांत रखा उसको लेके एक बहस
निर्माण हुई थी इंग्लैंड में, जिसमें भगवान ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया और भगवान की इच्छा से ही वो चलती रहेगी और जब तक भगवान की इच्छा है तब तक चलती रहेगी। ये मानने वाले लोग, और इस सृष्टि के अपने कुछ नियम है जो भौतिक नियम है, जो इंसान जान सके ऐसे नियम है, साइंटिफिक लॉज है, ऐसे मानने वाले लोग। इनके बीच में बहस थी, एक बाजू विज्ञान और दूसरी बाजू अंधश्रद्धा, इसके बीच में बहस थी। और डार्विन ये अंधश्रद्धा के सामने विज्ञान की भूमिका रखने वाले में पिछले 200 साल में से सबसे अग्रगण्य माने जाते हैं। उसे ही मन की बात की चेतना अजीब रास्ते पर देश जाता हुआ दिख रहा है। तब तो मेरा भी एक काम कर ही दीजिए लगे हाथ। गौरव गौरव करने वाले लोग अगर गणित के कोर्स से कैलकुलस और अलजेब्रा को भी हटा दें तो मेरा बड़ा भला हो जाएगा। पूछिए कैसे? जैसे ही आप मैथ्स से मैथ्स को निकाल देंगे, मैं मैथ्स में फेल से टॉप कर जाऊंगा। जब सामाजिक और राजनीतिक चेतना में तर्क और विवेक की जगह और जरूरत नहीं रहेगी, तब हम किस काम के लिए वैज्ञानिक चेतना बचा रहे हैं? डार्विन को लेकर इतना भावुक हम क्यों हुए जा रहे हैं? हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को डार्विन की जरूरत नहीं है। हर हाउसिंग सोसाइटी के अपने डार्विन अंकिल हैं, डार्विन आंटी हैं। वही जो व्हाट्सएप अंकिल हैं, व्हाट्सएप आंटी हैं। ये जिसे कहेंगी, जो कहेंगी, सारे लोगों को वही मानना होगा, मानते हैं। मुझे लगता है कि हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डार्विन फाइल्स नाम की एक फिल्म बनाई जानी चाहिए, ताकि सारे अपने घर से निकलकर डार्विन फाइल्स देखने चले जाएं। उस फिल्म में यह बात जरूर बताई जाए कि कैसे डार्विन के नाम पर हम अपने इतिहास को भूल रहे हैं, और बार बार यह डायलॉग हो कि हमें तो बताया नहीं गया। बस जैसे ही इतिहास के भूलने और हमें तो बताया ही नहीं गया का फैक्टर आएगा, लोग डार्विन तो क्या, न्यूटन से लेकर मैडम क्यूरी तक को खदेड़ देंगे। व्हाट्सएप चेतना ही एकमात्र वैज्ञानिक चेतना है आज के भारत में। दुनिया कहां जा रही है, इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये पेरिस का गादे नॉर्थ स्टेशन है। 2005 में जब यहाँ पेरिस क्लाइमेट समिट हुआ, तब उस अवसर पर मेट्रो स्टेशन की दीवारों पर समीकरण बना दिए। इन समीकरणों के जरिए क्लाइमेट चेंज के बारे में अनुमान लगाया जाता है। क्लाइमेट चेंज का मॉडल इन सिद्धांतों पर खड़ा है। वैज्ञानिक चेतना डार्विन को हटा देने से नहीं आती है। इसे कलाकार लियम गिलिम ने बनाया है, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, इस बात की रक्षा के लिए डार्विन का विरोध उचित नहीं है। धर्म की किताब में जिस सत्य की बात होती है, कानून की किताब का सत्य अलग होता है। वहां पाप और पुण्य का फैसला साक्ष्य, जांच और कानून की धाराओं से होता है। धर्म की किताबों में बातें अंतिम तौर पर कह दी जाती। इसके बाद भी विज्ञान के सहारे मानव समाज ने अपनी यहां तक की यात्रा तय की है। विज्ञान का ही रोल है। धार्मिक लोगों को डार्विन से नहीं डरना चाहिए। ध्यान से सुनिए, धार्मिक लोगों को डार्विन से नहीं डरना चाहिए। खासकर भारत में यहां बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो साइंस में पारंगत होते हैं, मगर ठीक ठाक कर्म कांडों में भी डूबे रहते हैं। ऐसे लोगों के वैज्ञानिक हो जाने से विज्ञान को भले खतरा हो सकता है, मगर धर्म को कभी खतरा नहीं होगा, क्योंकि विज्ञान वाला भी धर्म के नाम पर राष्ट्र बनाने के प्रोजेक्ट में लग गया है। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन यह मेरी एक ओरिजिनल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डी इवोल्यूशन। बताइएगा नहीं डार्विन को। 1859 में चार्ल्स डार्विन की किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज छपी तो हंगामा मच गया। यह किताब बेस्ट सेलर हो गई। जिनका विज्ञान से लेना देना नहीं था, वे भी इस किताब को पढ़ने लगे और बहस करने लगे। इसे किताब ने यूरोप के समाज में हलचल पैदा कर दी। इस हलचल का भी इतिहास है और पढ़ा जाना चाहिए उस समय के दौर को। इस किताब के आने तक यही माना जाता था कि यह सृष्टि और यहां मौजूद जीव जंतु सब ईश्वर की रचना है। धार्मिक नेताओं ने तुरंत डार्विन को रिजेक्ट कर दिया। डार्विन ने समझाया कि जीव जंतु अपने आप में पहले से कुछ अलग होता है। कुछ लुप्त तो हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। इसका कारण उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है। हर प्रजाति के भीतर कुछ विशिष्ट प्रवृत्तियां होती हैं जिससे वो बच जाता है या मिट जाता है और प्रजनन करता है। बाकायदा इसके साक्ष्य जुटा है, मगर विरोधियों को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से भी प्रॉब्लम हो गई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सर्वाइव ही पावर के दम पर कर रहे हैं। फिटेस्ट कहां है?
पावर में बने रहें, इसके लिए संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, मीडिया को खत्म कर रहे हैं, ताकि यही फिटेस्ट नजर आए और यही सरवाइव करते नजर आए। राजनीति और समाज विज्ञान के भीतर भी डार्विन ने हंगामा मचाया है। इस बात को लेकर बहस है कि क्या हिटलर ने भी डार्विन का अपनी तरह से इस्तेमाल किया। इतिहासकारों ने हिटलर के समय बायोलॉजी के पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है और पाया है कि पूरा न सही तो मगर अपने मकसद के हिसाब से हिटलर और उसके समर्थकों ने इसका खूब इस्तेमाल किया है। नाज़ी जर्मनी के स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा कि इंसान न केवल प्राइमेट से विकसित हुआ है, बल्कि विकसित होते होते आर्य नस्ल तक पहुंचा है और आर्य ही श्रेष्ठ नस्ल है। इतिहासकारों की एक धारा यह भी कहती है कि हिटलर के लोगों ने सोशल डार्विनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनके विचारों में नस्ल बदलने वाली चीज नहीं थी, वह फिक्स थी। इसे चुनौती दी गई है और इस बात पर कई इतिहासकार सहमत हैं कि हिटलर ने डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का इस्तेमाल किया है। हिटलर ने डार्विन का इस्तेमाल कर प्राकृतिक चयन, इवोल्यूशन और नस्लों की श्रेष्ठता पर खूब लिखा और भाषण दिया है। आज भी एनसीईआरटी में नाजीवाद के चैप्टर में इसे पढ़ाया जाता है, जिसका एक हिस्सा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं हूबहू। दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी, 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। नात्सी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था, वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे। इस नजरिए में ब्लॉन्ड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर आते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन, आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे, जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया था। बाद में हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहती हैं। यहां हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था और उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं कही थी। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर अपने साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नस्लों से घृणा की राजनीति यहीं से दुनिया भर में संगठित हो जाती है, जो धर्म के आधार पर घृणा में बदलकर सांप्रदायिक हो जाती है। भारत में हिटलर मानने लगा कि अपनी नस्ल के लिए ज्यादा जगह चाहिए, वह अन्य इलाकों पर कब्जा करने का ख्वाब देखने लगा। पूरब में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था, ताकि सारे जर्मनों को भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला बन गया। आगे की कहानी बहुत लंबी है, आप किताबें पढ़िए। मुझसे कुछ चूक हुई होगी तो उसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए डार्विन के बारे में काफी कुछ लिखा है, उसे आप पढ़िए। मेरी राय में इस सिद्धांत को पढ़ाना बहुत जरूरी है। भारत में केवल इन्हीं बातों को लेकर चिंता नहीं जताई जा रही है, चिंता इस बात को लेकर भी है कि उन धार्मिक टेक्स्ट को हूबहू परोसा जा रहा है जो 4 वर्णों की वकालत करते हैं, कर्मकांडों की वकालत करते हैं। डार्विन को हटाना रूढ़िवादी सोच को मजबूती देगा, तार्किकता पर असर पड़ेगा। समाज की हालत ऐसी हो जाएगी कि मन की बात सुनने के लिए लोग कुर्सी लगाकर बैठेंगे और सुनते हुए का फोटो खिंचवाएंगे। मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। इन तस्वीरों को देखते हुए आप डार्विन के बारे में सोच सकते हैं, जिन्होंने हमें इस बारे में सोचना सिखाया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्यों हैं। धर्म के अलग वैज्ञानिक आधार पर जवाब दिया गया कि जीवों का विकास प्राकृतिक चयन के द्वारा ही होता है। डार्विन ने बताया कि एक ही प्रजाति के अलग अलग सदस्यों के बीच थोड़ा बहुत अंतर होता ही है, मगर मन की बात सुन रहे लोगों के बीच क्या थोड़ा बहुत भी अंतर है, या सब राजनीतिक चेतना में एक जैसे हो गए हैं? यह सवाल डार्विन से ही पूछना होगा, जो ना दुनिया में हैं और ना 10वीं के कोर्स में। वहां थे
थे मगर वहां से हटा दिए गए हैं। डार्विन उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि पूछो कि क्यों हो रहा है, पूछो कि इस मन की बात में ऐसा क्या है कि इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, कितना वक्त और सरकारी संसाधन बर्बाद किया गया, पूछो तो सही। नहीं पूछ सकते तो चुपचाप आप आराम से मन की बात सुन सकते हैं। कोर्स बदलने वाले प्रजातियों का कमाल कम नहीं है, वे एक ही झटके में इतिहास भी बदल देते। हम तो उनकी केवल इसी क्षमता के बारे में जानते थे कि इतिहास बदलते हैं, लेकिन अब पता चला कि वे एक झटके में विज्ञान, जीव विज्ञान सब बदल देते हैं। जब कोई इतना बदलने पर आ ही जाए तो क्या मुगल, क्या डार्विन। इसी दिन के लिए करोड़ों लोग अपनी कुंठा को ढो रहे थे कितने वर्षों से। सांप्रदायिक सोच बहुत बड़ी कुर्बानी मांगती है। अगर मिडिल क्लास ये सोच रहा था कि मुगल को हटाने से क्या, उसका बच्चा तो साइंस पढ़ ही रहा है, तो अब वहां से भी हटना शुरू हो गया है।